हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जिसको कि हम बोलते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन। और ये शिक्षण अभिरुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम लोगों ने 7 टॉपिक्स पर बेस्ड वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देख सकते हैं। उनका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, यानी कि नेशनल नॉलेज कमीशन। ओके दोस्तों, 20वीं शताब्दी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लगा कि भाई अगर आपको देश का विकास करना है तो ज्ञान की आवश्यकता है। ओके, तो इसी के लिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया। ठीक, तो सबसे पहले आप ध्यान में रखेंगे कि गठन इसका कब हुआ। इसका गठन हुआ था 13 जून 2005 को। 13 जून 2005 को सैम पेत्रोदा थे, इनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, 2005 को, 13 जून 2005। और इसके अध्यक्ष आपके कौन थे, सैम पेत्रोदा। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है कि इसके सदस्य कितने थे। इसमें 7 स्पेशलिस्ट यानी 7 विशेषज्ञ थे, जो कि देश से जाने माने लोग थे। जो स्पेशलिस्ट, जो इस कार्य में जो स्पेशलिस्ट लोग थे, उनको लिया गया था। ठीक है ना। और इसने अपना कार्य 2006 में करना स्टार्ट किया। ठीक है ना। आज के समय पे क्या है कि इसको भंग कर दिया गया है, जुलाई 2014 में इसको भंग कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। 13 जून 2005 जो इसका गठन हुआ, इसके अध्यक्ष श्री सैम पेत्रोदा। ठीक है ना। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इसने 2006 में अपना कार्य करना स्टार्ट किया और इसको भंग किया गया जुलाई 2014 में। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्य की। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैंने इसको शॉर्टर फॉर्मेट में लिखा है ताकि आपको याद करने के लिए आसानी रहे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए कि कृषि एवं उद्योग में, तो इन्होंने बोला कि भाई कृषि एवं उद्योग में ज्ञान के प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक, इसके अलावा भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में भी ज्ञान को बढ़ावा देना, यानी ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना है। ठीक है ना। और बौद्धिक संस्था से संबंधित नवीन ज्ञान के संबंध में भी ज्ञान का निर्माण करना है। ठीक, ये भी इनका एक कार्य था। ठीक, सार्वजनिक ज्ञान का निर्माण करना एवं सार्वजनिक लाभ को महत्ता देना। ठीक है ना। इसके बाद जो हम 21वीं शताब्दी है, तो 21वीं शताब्दी में ज्ञान की चुनौतियों के सामना करने के लिए हमारी शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना। ठीक है ना। ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है, उसमें भी आपको नवीन ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, और इसके अलावा उद्योगों में 5,000 नोट्स को जोड़ने के लिए भी राष्ट्रीय ज्ञान का निर्माण किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने अपनी, देखिए 4 बार इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो कि 2006, 2007, 2008 और 2009 में प्रस्तुत की गई। ठीक है ना। 2009 में इस आयोग ने अपना संपूर्ण प्रतिवेदन 2009 में दिया था। ठीक, और इसी को राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन के नाम से भी जाना जाता है, या रिपोर्ट टू द नेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई रिपोर्ट टू द नेशन किस आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2009 में रिपोर्ट टू द नेशन नाम से आपका एक प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया था, या इसको राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन से भी प्रकाशित किया। तो इसमें इस प्रतिवेदन को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया। इसको हम देख लेते हैं। तो इस प्रतिवेदन को इन्होंने 5 भागों में डिवाइड किया है। ये 5 भाग हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रतिवेदन में इन्होंने बोला भाई ज्ञान की सुलभता, यानी आपका जो ज्ञान है वो सुलभ होना चाहिए। तो ज्ञान में इन्होंने कैसे कैसे सुलभ होगा, जैसे इसके किस किस फील्ड के बारे में इन्होंने डिस्कस किया। जैसे कि इन्होंने बताया शिक्षा का अधिकार। ठीक है ना। इसके अलावा भाषा अनुवाद, ठीक, पुस्तकालय, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, पोर्टल और आपके जितने भी सूचना नेटवर्क हैं। ठीक,
तो इनसे ज्ञान को सुलभ बनाने के लिए इन्होंने इस पर आपका क्या दिया, प्रतिवेदन दिया। ठीक, इसके अलावा सृजन यानी आपका क्रिएशन, जब हम बात करते हैं क्रिएशन, तो क्रिएशन में इन्होंने भी 5 बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। कौन कौन से 5 बिंदु हैं? जैसे सबसे पहला है राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है, ठीक है ना। और सरकारी वित्त पोषित कानूनी तंत्र है, इस पर इन्होंने प्रकाश डाला है। बौद्धिक अधिकार, इस पर डाला है इन्होंने प्रकाश। नवाचार यानी कि इनोवेशन पर इन्होंने प्रकाश डाला है, ठीक है ना। उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप, इस पर भी इन्होंने प्रकाश डाला है। तो क्रिएशन में भी इनके 5 पॉइंट्स हैं। देखिए, इन 5 पॉइंट्स को हमें डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हम क्या कर सकते हैं कि इन 5 पॉइंट्स के बारे में जान ले कि हाँ हाँ इन इन पॉइंट्स पे इन्होंने आपकी प्रतिवेदन दिया या इन पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स प्रकाशित की है। तो इसको आप डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतना अंदर तक का मुझे नहीं लगता कि आयोग में इससे अंदर तक के क्वेश्चन आएंगे। बस आप इसका बेसिक जो ऊपर जो आपकी नॉलेज है वो आपकी पता होनी चाहिए कि आपने इन पॉइंट्स पे आप आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, ठीक है ना। इसके अलावा फिर ज्ञान के सिद्धांत हैं। ज्ञान के सिद्धांत में कहाँ कहाँ दिए गए? इन्होंने स्कूली शिक्षा पर दिया, ठीक है ना। ज्ञान के सिद्धांत यानी नॉलेज कॉन्सेप्ट में इन्होंने स्कूली शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विधिक शिक्षा, चिकित्सीय शिक्षा, इंजीनियरिंग शिक्षा, ठीक है ना, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, पीएचडी, यानी एक तरह से कह सकते हैं यानी जितनी टाइप की आपकी शिक्षा होती हैं नॉलेज कॉन्सेप्ट्स में, तो इन्होंने ज्ञान के सिद्धांत के तहत पे सब पे इन्होंने अपनी प्रतिवेदन दिया है। ठीक, अब बात करते हैं सर्विसेज। तो सर्विसेज में जैसे आपका क्या क्या है, जैसे भारत निर्माण, ओके, ग्रामीण रोजगार गारंटी, ई प्रशासन। तो इस व्यवस्था के द्वारा लागू किए जाने पर इन्होंने क्या किया, बल दिया। ठीक, तो ये इनकी सेवाओं पर थी प्रतिवेदन। इसके अलावा इनके एप्लीकेशन यानी इनके अनुप्रयोग पर इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से प्रतिवेदन क्या क्या इन्होंने अपनी सिफारिशें दी होंगी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे इन्होंने कहा कि भाई परंपरागत जो चिकित्सा है, ठीक, जो चली आ रही है, या कृषि है, या जीवन स्तर है, तो इस पे इन्होंने कहा कि भाई इन चीजों में सुधार लाना है। तो दोस्तों ये सारी चीजें इन्होंने अनुप्रयोग में समावेश की। ठीक, तो प्रतिवेदन के 5 भाग थे। ठीक, आपने 5 भागों के ध्यान रखने के कौन कौन से हैं? ज्ञान की सुलभता, सृजन, ज्ञान के सिद्धांत बताए इन्होंने, फिर सेवाएं बताई और अनुप्रयोग। अब इन ज्ञान की सुलभता के अंदर ये सारे के सारे क्षेत्र हैं जिनमें इन्होंने अपने प्रतिवेदन दिए। अब इन्होंने इसके अंदर क्या प्रतिवेदन दिए, कैसे दिए, ये सब आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ओके, इतना आपके लिए इनफ है। दोस्तों देख लेते हैं इनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं। इनकी मुख्य सिफारिशों के बारे में हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इन्होंने शिक्षा, प्रशासन एवं वित्त संबंधी क्या क्या सुझाव दिए, यानी शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस के संबंध में क्या सुझाव दिए। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा में सरकार को निवेश बढ़ाना चाहिए। सभी ने कहा है ये ना, इससे पहले जितने भी आयोग आए उन्होंने सभी ने कहा भाई शिक्षा में निवेश बढ़ाओ। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई स्कूल की जो टाइमिंग है यानी समय है उसको ध्यान में रखना है। ठीक, और अध्यापक भर्ती के जो मानक है वो ठीक रखे, मतलब अध्यापक भर्ती में आप आसानी लेके आओ। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई इस शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई निजी जो स्कूल हैं उनको दी जाने वाली सहायता में आप थोड़ा सा लचीलापन लाइए। इसके अलावा जो इनकी इंपॉर्टेंट चीज है कि राष्ट्रीय मूल्य निकाय का मूल्यांकन निकाय का, हम इसको कहेंगे राष्ट्रीय मूल्य निकाय या राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय की स्थापना की जाए। ये देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने शिक्षा संगठन में क्या क्या सिफारिशें की। तो इन्होंने उच्च शिक्षा में क्या क्या सिफारिशें की आप देख सकते हो। उच्च शिक्षा में तो इन्होंने बोला कि भाई जो पूर्व में निर्धारित स्नातक, परास्नातक या अनुसंधान की जो व्यवस्था चली आ रही थी, उन्होंने बोला ये संकल्पना सही है। इन्होंने बोला कि भाई अगर स्नातक 3 वर्ष का होता है, परास्नातक 2 साल का है, अनुसंधान के लिए मिनिमम 2 साल चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ये व्यवस्था ठीक है, ये इसके संग सहमत थे। शिक्षा संगठन में जो दूसरी पार्ट आई बात आती है, आयोग ने स्कूली शिक्षा को 2 भागों में डिवाइड का। इन्होंने कहा कि भाई प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए और माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक, और इसके अलावा
इन्होंने ये बोला कि भाई जो विभिन्न शिक्षण तथा अनुसंधान संस्थाएं हैं उनके संग विशेषज्ञों को जोड़ने की इन्होंने सलाह दी कि भाई जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान हैं और अनुसंधान संस्थाएं हैं तो उनके संग आपका क्या होना चाहिए, विशेषज्ञों को जोड़ना चाहिए। ये इनका मानना था। अब दोस्तों बारी आती है स्कूली शिक्षा की। तो इन्होंने कहा कि भाई शुरू से ही अंग्रेजी पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक, शुरू से ही बच्चे को आप अंग्रेजी पर ध्यान दें उसके। इसके अलावा स्कूलों में सामाजिक सेमिनारों का आयोजन किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके बाद कि तीसरी कक्षा में एक विषय अंग्रेजी में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने शुरू से ही अंग्रेजी की वकालत की थी। ठीक, इसके अलावा स्कूल अध्यापकों को 5 वर्ष के लिए ट्रेनिंग के तौर पे विशेष स्थान पे नियुक्ति दी जानी चाहिए। ये भी इनका एक सिफारिश थी स्कूली शिक्षा को लेके। और अध्यापकों में स्व मूल्यांकन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो अपना सेल्फ असेसमेंट भी टाइम टू टाइम करते रहें। इसके लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इनका, नेक्स्ट पॉइंट है उच्च शिक्षा। तो देखिए उच्च शिक्षा से जुड़ी क्या क्या सिफारिशें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि जैसे विदेशों में क्रेडिट प्रणाली यानी कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जाती है, ऐसी यहाँ पर भी आपकी कोर्स क्रेडिट प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। कोर्स क्रेडिट प्रणाली में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो आप स्ट्रीम है, आपको अगर अपनी स्ट्रीम में एक दो सब्जेक्ट अगर आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप किसी दूसरी स्ट्रीम के भी सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। जैसे सपोज करो मैं अगर साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे आर्ट के कुछ सब्जेक्ट पसंद आते हैं, एक या दो, ज़्यादा नहीं, तो मैं उनको मैं उसको ले सकता हूँ। ठीक है ना, यानी मैं अपनी स्ट्रीम में उसकी पढ़ाई भी कर सकता हूँ। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं कोर्स क्रेडिट प्रणाली। ठीक, इस पर भी मैं आगे जाके कभी वीडियो बनाऊंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये प्रणाली सिस्टम क्या होता है। तो फिलहाल आप ये समझो कि इन्होंने इसकी संस्तुति की थी कि आप कोर्स क्रेडिट प्रणाली को अपनाइए। ठीक, इसके अलावा इन्होंने बोला कि भाई 1500 विश्वविद्यालय देश में होने चाहिए। अब आंतरिक मूल्यांकन में सिर्फ 25% अंक बाद में धीरे धीरे बढ़ाकर 50% करना चाहिए। यानी जब हम आंतरिक मूल्यांकन की बात करते हैं तो जो इंटरनल के जो मार्क्स होते हैं इसमें सिर्फ इन्होंने कहा कि भाई 25% तक अंक दो और उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाकर 50% कर दो। ठीक, और इन्होंने कहा कि भाई उच्च शिक्षा देने वाले 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी खोले जाने चाहिए। बात करते हैं दोस्तों शिक्षक शिक्षा से जुड़ी सिफारिशों की। तो इन्होंने बोला कि जो प्राइवेट स्कूल के शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण के लिए उचित विधि विधानों या हम कह सकते हैं नीति नियमों का निर्माण करना चाहिए ताकि उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो और वो अच्छे से टीचिंग कर पाएं। ठीक, इसके अलावा शिक्षण कार्य में लगने से पहले उनके उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले आप नीति और नियम बनाइए उनके लिए अच्छे, उनके प्रशिक्षण के लिए, और उसके बाद उनका अच्छे से प्रशिक्षण करिए। ठीक, और इसके अलावा सेवाकालीन प्रशिक्षणों में सुधार लाना चाहिए और उनके क्षेत्र को व्यापक बनाना चाहिए। सेवा काल में जो उनके प्रशिक्षण होंगे उनमें आप सुधार लाइए और उनके क्षेत्र को आप ब्रॉड बनाइए। ठीक, और अध्यापकों के विचारों एवं उनके अनुभव प्रदान कराने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ठीक, तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, इसके कार्यक्षेत्र आपको समझ में आए होंगे और इसकी सिफारिशें भी आपको समझ में आएगी। आपको ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है, आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ज़्यादा एनालिटिक पे नहीं जाना है। ध्यान रहे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पर आपको पीएचडी नहीं करनी है, ये प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एक पार्ट है, तो आपको इतना ही काफ़ी है। अगर इससे ज़्यादा डीप क्वेश्चन आता है तो इट वुड बी बेटर टू लीव इट रादर देन गोइंग फॉर इट। ओके, तो समझदारी इसी में है कि आप इतना ही पढ़ें। अगर आपको कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलती है तो ओके, आप जाके वहाँ पर आप पढ़िए, डेफिनेटली आप उसको गैदर कर सकते हैं, बट ज़्यादा समय इन चीज़ों पर वेस्ट ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के संग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।